हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको रेट मेंस 2025 के साइकोलॉजी के क्वेश्चन बताऊंगी। उन्हें ज़रूर देखना आप, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? ए क्रोनबेक, बी गिलफोर्ड, सी क्रो एंड क्रो, डी वुडवर्थ। तो इसका आंसर होगा सेकंड, गिलफोर्ड ने दी थी ये परिभाषा। दूसरा क्वेश्चन है, घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता, यह थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, भाव प्रतिक्रिया का नियम। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, तत्परता का नियम। ये जो तीन है ना, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है। और ये बहु प्रतिक्रिया का नियम है, ये गौण नियम है। थॉर्नडाइक के कुल सीखने के नियम 8 थे, जिसमें 3 मुख्य थे और 5 थे वो गौण नियम थे। तीसरा क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक एवं कोहलर के सिद्धांत एक दूसरे के क्या है? समान है, पूरक है, असमान है या विपरीत है? तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, पूरक है इन दोनों के सिद्धांत। चौथा क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत निम्न में से कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ए में है पुनर्बलन का सिद्धांत, बी में है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सी में है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, डी में है निर्मितवाद का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसमें बच्चा होता है ना, वो समस्या खुद ही ढूंढता है और ना मतलब शिक्षक है उसको मार्गदर्शन करता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? ए में है प्रक्रिया मूलक है, बी में है अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, सी में है अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है, डी में है अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। तो इसका आंसर नहीं, विशेषता नहीं पूछी है तो यानी डी ऑप्शन होगा, क्योंकि अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी नहीं होता है। बाकी तीनों सत्य है, अधिगम की ही विशेषता है। ये प्रक्रिया मूलक होता है अधिगम, अधिगम अनुमानित प्रक्रिया होती है, अधिगम निष्पादन से भिन्न भी होता है। ये तीनों विशेषता है अधिगम की। छठा क्वेश्चन है, 19वीं सदी में मनोविज्ञान को किसके अध्ययन करने वाले विषय के रूप में वकालत की गई है? तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, चेतना। जो आत्मा है ना, आत्मा को 16वीं सदी में माना गया था, मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में वकालत की गई थी। और 17वीं शताब्दी में मन मस्तिष्क की, और ये 19वीं शताब्दी में है वो चेतना की, और 20वीं शताब्दी में जो 20वीं सदी से लेके और अब तक व्यवहार को माना गया है मनोविज्ञान को। सातवां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान है ए में साध्य, बी साधन, सी दोनों या डी अनुत्तरित। तो इसका आंसर होगा साधन। मनोविज्ञान है वो साधन है, शिक्षा मनोविज्ञान होती है वो साध्य है। आठवां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? अरस्तु, विलियम फोंट, विलियम जेम्स या थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, थॉर्नडाइक को माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। नौवां क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो संरचनावाद संप्रदाय है इसका, तो ये होगा विलियम फोंट। व्यवहारवाद संप्रदाय का स्किनर। गेस्टाल्टवाद का होगा कोपका। मनोविश्लेषणवाद का दिया था सिगमंड फ्राइड ने, यानी इसका आंसर होगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, यानी बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। 10वां क्वेश्चन है, डेविड आसुबेल ने अधिगम के कौन से प्रकार को सर्वाधिक माना है? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण सीखना या अन्वेषण सीखना। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, अर्थपूर्ण सीखना। और ये रटकर सीखना है ना, इसको डेविड आसुबेल ने अस्वीकृत किया है। और अभिग्रहण सीखना है वो हम रटकर भी सीख सकते हैं या सीख कर मतलब कुछ करके भी सीख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल में शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होती है? द्विमुखी, त्रिमुखी, शिक्षक केंद्रित या अनुत्तरित। तो इसका आंसर होगा त्रिमुखी और बाल केंद्रित होती है। थैंक यू बच्चों।